एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो मुझे कल भी जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा था उस टाइम मुझे देखने को मिली थी, अभी भी मुझे देखने को मिली है, जैसे उन्होंने अभी स्क्रीनशॉट दिखाया है। और आई एम 100% श्योर आपका भी यही मसला आ रहा होगा, इस टाइप का ही कुछ आ रहा होगा। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, मैंने आपको जब बिल्कुल फर्स्ट क्लास में स्टेप्स बताए थे, आपने वो सही से नहीं सुना। इसका मतलब मैंने ये चीज़ फर्स्ट क्लास में बताई थी कि कौन सी कमांड कहाँ पे चलानी है। आप कमांड गलत चला रहे हैं तो इसी वजह से आपका इशू आ रहा है। देखिए, सबसे पहला मैं आपको एक दफ़ा फिर क्विक रिकैप कर देता हूँ। रिएक्ट का हम प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत क्विकली, क्योंकि ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक टूल यूज़ कर रहे हैं जो कि रिएक्ट रिकमेंड करता है। लेटेस्ट जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कि आप वीट एक टूल है जिससे हम कोई भी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बिल्डिंग टूल है ये वीट। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन हमें ये रिकमेंड करता है रिएक्ट कि आप इसके थ्रू एप्लीकेशन बनाएं। यहाँ पे आप सिंपल आएंगे, यहाँ पे आपको एक कमांड दिखेगी आके, npm create vite at latest। ठीक है, आप ये कमांड किसी भी अपना डेस्कटॉप पे कोई भी प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाए, उसके अंदर आके आप सिंपल ये कमांड रन करें, या आपसे कुछ स्टेप्स पूछेगा कि आपने फ्रेमवर्क कौन सेलेक्ट करना है। आप वहाँ रिएक्ट बनाना है तो रिएक्ट लिख देंगे। लैंग्वेज पूछेगा आप कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये पूछेगा तो आप वो वहाँ लिख देगा कि अभी हम फिलहाल जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट फ्यूचर में जब करेंगे तो हम जब देखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लें। जब आप कर लेंगे ना सेलेक्ट, तो आपके पास इस तरह का एक फ़ोल्डर बन के आएगा माई ऐप का। अगर टर्मिनल में आप ये काम करेंगे ना, टर्मिनल को ऑफ करिएगा, जो हम टर्मिनल में कर रहे थे ना काम, टर्मिनल बंद करेंगे तो इस तरह का फोल्डर आपके पास आ जाएगा बन के माई ऐप के नाम से। आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आपका अगर टर्मिनल यहाँ खुला हुआ है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में खुला हुआ है ना आपका टर्मिनल जहाँ आपने प्रोजेक्ट बनाया, आप वहीं पे कमांड चला रहे हैं npm इंस्टॉल, जो आप कर रहे हो वहाँ नहीं कमांड चलानी। याद रख लें, npm इंस्टॉल और npm रन डेव, ये दो कमांड। npm इंस्टॉल किस लिए होती है इर्तजा? npm इंस्टॉल कमांड किस लिए होती है? क्या कहा इन्होंने? जोर से रिपीट करो। पैकेज डॉट जेसन में जो हमारे पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए होती है, ऐसा ही है। तो अब अपनी बात को ज़रा थोड़ा सोचें। आप अगर यहाँ खड़े हुए, इसका मतलब आप इस डायरेक्टरी में खड़े हुए, इस डायरेक्टरी में खड़े होकर आप कमांड चला रहे हैं npm इंस्टॉल, तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिख रही है पैकेज डॉट जेसन की, दिख रही है कोई फाइल? नहीं दिख रही, तो भाई वो कैसे चलाएगा फिर? npm इंस्टॉल या npm रन डेफ, जो कि सर्वर स्टार्ट करने की कमांड होती है, दोनों आपकी उस डायरेक्टरी में चलेंगी जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही होगी। अदरवाइज़ आपके पास एरर आते रहेंगे। जो बात बोल रहे हो उसको थोड़ा सोचो भी तो, कि पैकेज डॉट जेसन के पैकेज को इंस्टॉल करती है npm इंस्टॉल, लेकिन वो तो फाइल ही नहीं मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपकी जो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल जिस यहाँ पड़ी हुई है ना, आप उस डायरेक्टरी के अंदर आके विजुअल स्टूडियो कोड खोल लो। सिंपल, आप यहाँ हो तो मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, जिस डायरेक्टरी में पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल पड़ी हुई है उस डायरेक्टरी के अंदर आके आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लो। ठीक है, अब आपको ये फाइल यहाँ दिख रही है, सही है। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से देख के समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप सिंपल क्या करें, टर्मिनल ऑन करें, एक कमांड होती है ls आप करेंगे, ls आपको बता देगी आप जिस डायरेक्टरी के अंदर खड़े हैं उसके अंदर कौन कौन सी फाइल एग्जिस्ट करती हैं। अभी देखिए, मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास रीडमी है, इंडेक्स html है, पैकेज डॉट जेसन है, पब्लिक है, src है, एग्जिस्ट कर रही है। ls मीन्स लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको डिस्प्ले कर देगा वो जिस डायरेक्टरी में आप खड़े हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर ls कमांड पे अगर कोई फोल्डर आ रहा है, पैकेज डॉट जेसन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप गलत डायरेक्टरी में खड़े हैं। क्लियर है? कोई सवाल? तो अगर आपने देख लिया आप सही डायरेक्टरी के अंदर हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आप npm इंस्टॉल करें। ठीक है, अगर नोड मॉड्यूल्स आपके पास नहीं रखे हुए तो आप सिंपल यहाँ पर आएँ npm इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पैकेज लॉग डॉट जेसन की फ़ाइल मौजूद नहीं है। वो क्या करती है फाइल? वेरी गुड, वो इंश्योर करती है कि आपके जो सारे पैकेजेस जो ये पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पड़े हुए हैं वो सब इंस्टॉल हो चुके हैं। पैकेजेस कहाँ होते हैं इस फाइल में? डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे दो पैकेज उन पर इंस्टॉल हुए हैं, एक रिएक्ट 18 हुआ हुआ जो बाय डिफ़ॉल्ट, और रिएक्ट डॉम हमें मिलता है रिएक्ट के साथ ही जब हम वेरी फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं।
कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? अभी तो खैर रिएक्ट में कुछ पढ़ा कराया नहीं मैंने, तो अभी तो एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। पैकेज लॉग की फाइल आ गई, इसका मतलब पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें आगे सर्वर स्टार्ट करना है। सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं? इससे हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाता है। सर्वर दो किस्म के होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट सर्वर, एक होता है प्रोडक्शन सर्वर। जब हम अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे ना, जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे फुल फ्लैश उसको डिप्लॉय रिएक्ट की एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे किसी सर्वर के ऊपर, अभी तो लोकल हमारे लोकल सिस्टम पे मौजूद है ना, जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे फिर हम प्रोडक्शन बिल्ड बनाएंगे, तो वहाँ फिर आपको सब चीज़ें बताऊँगा कि कैसे बिल्ड बनती है, कैसे फिर प्रोडक्शन सर्वर स्टार्ट होता है आपका। तो ये वहाँ जब डिस्कस करेंगे चीज़ें, ठीक है। सिंपल इसको कॉपी करें अपने पास यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। सारी चीज़ें वो चीज़ें जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? हमने देख लिया कंपोनेंट क्या होते हैं, हमने देख लिया GSX क्या होता है, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कॉल होते हैं, ये सब देख चुके हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लिया, कितने तरीके की इंपोर्ट होती हैं, कितने तरीके की एक्सपोर्ट होती हैं, ये सब चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। और अपनी कोर्स आउटलाइन भी हम ओपन कर लेते हैं। ये रिएक्ट की आउटलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने ही बनाई है, तो हम इसको थ्रू आउट द कोर्स लेके चल रहे होते हैं। इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हैं। रिएक्ट के लिए आपको जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर अप हैं। और इसमें भी कुछ अभी इस एयर, क्योंकि रिएक्ट में काफ़ी चेंज आया है, तो कुछ नई चीज़ें भी ऐड इसमें करी हैं और कुछ करनी हैं बाकी, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसके अंदर जो ना आपको आपकी क्लास के रेपो का लिंक और ये कोर्स आउटलाइन आपको वहाँ मिल जाती है। जाओ उसमें अगर फ्यूचर में आप आते हो तो ऐड वैड आप अगर होगे तो वहाँ से आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। हमने अच्छा रिएक्ट डेव टूल्स ना, ये मैं आपको थोड़े टाइम बात कराऊंगा। हम थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन हो जाए चीज़ों के ऊपर, उसके बाद हम देखेंगे डेव टूल्स, रिएक्ट डेव टूल्स क्या होता है। जैसे हमारा नॉर्मल डेव टूल होता है वेब के अंदर, ऐसी रिएक्ट का एक डेव टूल्स होता है जिसके अंदर हम पूरे कॉम्पोनेंट स्ट्रक्चर हम विजुअली देख सकते हैं। क्योंकि रिएक्ट के अंदर अभी तो हमने कुछ भी नहीं, मतलब कुछ एक दो कॉम्पोनेंट बनाया हमने। हम जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर कोई 10 12 20 कंपोनेंट्स होंगे, तो फिर हमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ कॉल हुआ है हमें याद नहीं रहता है कि किस कंपोनेंट को कहाँ कॉल किया है मैंने। तो वो हमें डेव टूल्स वगैरह बहुत हेल्प करते हैं इन चीज़ों में, ये हम देखेंगे। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था बहुत डिटेल के अंदर कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम क्या है, जो कि रिएक्ट की बैक बोन है, समझे। इसी के ऊपर रिएक्ट बेस कर रही है कि वर्चुअल डॉम क्या होता है और कैसे वर्क कर रहा होता है। मैंने प्रैक्टिकली आपको एक रिएक्ट की ऐप और साइड बाय साइड और एक नॉर्मल HTML जावास्क्रिप्ट की बनी हुई एप्लीकेशन खोल के आपको दिखाया था कि किस में डॉम कैसे बिहेव कर रहा है और वर्चुअल डॉम कैसे बिहेव कर रहा है। ऐसा ही था, क्लियर हुआ था, उसमें कोई कन्फ्यूजन थी, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली इतना आपको यूज़ केस नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी भी इंटरव्यूज़ में जाएंगे एज अ रिएक्ट डेवलपर तो आपसे लाजमी ये सवाल होता है इंटरव्यूअर का, भाई रिएक्ट वर्चुअल डॉम क्या होती है, क्योंकि रिएक्ट चली इस पर रही है पूरी। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग आई थिंक अपलोड हो जाएगी, देख लेगा वो लाजमी। अच्छा जी, सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रिएक्ट का। भाई रिएक्ट सिंपल क्या, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। हमने सारी बातें वैसे कर ली थी, स्लाइड्स में आया दोबारा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जॉर्डन वॉक भाई, ये भाई साहब इन्होंने जो वो रिएक्ट लिखी थी, फेसबुक की जो मेटा की टीम है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने लिखी थी रिएक्ट फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फेसबुक इसीलिए इसको ओन करता है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर लोग करते हैं इंटरव्यूज़ में ना, मतलब नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, रिएक्ट ने आगे किसको रिप्लेस किया है? जावास्क्रिप्ट को तो नहीं किया ना, जावास्क्रिप्ट तो लैंग्वेज है, जे क्वेरी को। ये काम पहले जे क्वेरी करती थी। जे क्वेरी का नाम सुना है? एक लाइब्रेरी वो करती थी जावास्क्रिप्ट, उसको अभी भी यूज़ करते हैं लोग। उसको रिप्लेस किया था आगे रिएक्ट ने, क्योंकि ये जो रिएक्ट काम करती है वाला काम जे क्वेरी करती थी कि विदाउट पेज लोड हुए किसी स्पेसिफिक पार्ट को आप री रेंडर करवा सकते हो। एजेक्स उसमें एक चीज़ होती है एजेक्स, अक्सर PHP में लोग यूज़ करते हैं एजेक्स कॉल, तो वो जे क्वेरी यूज़ करता था, उसको रिप्लेस किया था आगे रिएक्ट में। इन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा जी GSX हमने देख लिया क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है GSX? जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं है, ठीक है। और मतलब वो होता है क्या है इसमें? सर इसमें मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML वेरी डायरेक्टली गुड, लिख सकते हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हम जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर डायरेक्टली HTML लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इसी एक सिंटैक्स है रिएक्ट का जिसका नाम है GSX। GSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। XML क्यों है भाई इसके अंदर? सर HTML जो है पहले लैंग्वेज का नाम था जो
आपने यूज़ करी होगी XML, एंड्रॉयड स्टूडियो में अक्सर करते हैं, वो सिमिलर टू HTML होती है, तो उसी से सिमिलर हमारा HTML हम लिखते हैं JSX के अंदर, अलग से होता है, बहुत सिमिलर होती है HTML उससे XML से। फिर तो सोप वगैरह भी किया होगा आपने काम, सोप APIs पे नहीं किया? जावा डेवलपर्स बनाते हैं अक्सर सोप APIs। अच्छा, जैसे हम लोग नोड वगैरह के अंदर हम लोग बनाते हैं रेस्ट या ग्राफक्यूएल। अब ग्राफक्यूएल तो बहुत लेटेस्ट अभी लेटेस्ट अप्रोच है, तो पहले के जो डेवलपर्स है जावा वगैरह के वो सोप APIs बनाते थे, XML में डेटा ट्रांसफ़र करते थे। खैर ठीक है, अच्छा जी कंपोनेंट्स हमारा हो गया। अच्छा हम अभी जो रिएक्ट पढ़ लें ना, वो हम कौन सा वर्जन पढ़ लें? मुझे चेक करना है मैं कौन सा रिएक्ट का वर्जन पढ़ लूँ, कैसे चेक करूँगा? वो तो नोड का वर्जन चेक करोगे आप, नोड माइनस भी करके, रिएक्ट की वेबसाइट खोल के। तो रिएक्ट की वेबसाइट तो रिएक्ट का वर्जन होगा ना, मुझे क्या पता, मेरे अपने प्रोजेक्ट में मुझे वर्जन चेक करना है रिएक्ट का। कहाँ जाऊँ? सही बता रहे हो, वेरी गुड, बताया तो सर उसने सही। पैकेज डॉट जेसन की मैंने आपको बताया था ना कि आपकी अगर आइडेंटिटी में आपसे पूछूं तो क्या है, आपका एनआईसी है। आपके उसी एनआईसी से मैं आपका स्टार्ट से लेके एंड तक सब बता चेक कर सकता हूँ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। ऐसे ही अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का देखना है A to Z, वो एक एक चीज़ आपके प्रोजेक्ट की कहाँ मिलेगी। एक फ़ाइल है, उसका आपके प्रोजेक्ट का एनआईसी कौन है, पैकेज डॉट जेसन। आपको कुछ भी चेक करना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप सिंपल इस फाइल में जाओगे, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी आपके प्रोजेक्ट की। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है, कब बना था, कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हैं इसके अंदर, डिपेंडेंसीज में कौन सा वर्जन है, रिएक्ट 18, रिएक्ट 16.8। ये रिएक्ट की समझ लें आप, रिएक्ट की वर्ल्ड के अंदर एक बहुत मेजर चेंज था। जब जावास्क्रिप्ट की वर्ल्ड के अंदर हम अगर बात करें ना, जावास्क्रिप्ट में जो चेंज आया था 2015 में आया था, जब ES6 आई थी मार्केट में। ES5 से ES6 के अंदर जो एक्मा स्क्रिप्ट हम कहते हैं, ES5 से ES6 के अंदर हम जब कन्वर्ट हुए तो एक बहुत मेजर चेंज आया, जिसने जावास्क्रिप्ट समझ लें हिला के रख दिया जावास्क्रिप्ट में जो डेवलपर्स थे। ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ें आई, कुछ चीज़ें डेप्रिशिएट हो गई, वेयर कीवर्ड हम यूज़ करना हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें थी जो हम यूज़ नहीं करते थे। ऑब्जेक्ट्स का नया तरीका आया बनाने का, कंस्ट्रक्टर्स आए, क्लासेस, ऊप का कॉन्सेप्ट ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ आके। इससे पहले ऊप नहीं जानता था कौन है जावास्क्रिप्ट में। तो ऐसे ही रिएक्ट की अगर हम बात करें, रिएक्ट के अंदर 16.8 के बाद से बहुत बड़ा चेंज आया था। रिएक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे हुक्स, रिएक्ट में आया था हुक्स का कॉन्सेप्ट, रिएक्ट के अंदर आया था फंक्शनल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट। अभी अगर मैं आपको कोड दिखाऊं रिएक्ट का, कंपोनेंट बनाना हम सीख चुके हैं कैसे बनता है। अच्छा, फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए स्पेशली बताता हूँ कि फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे ना हम किस तरीके से रखते हैं। हमारा मेन SRC का फोल्डर होता है, इसके अंदर हम सारा काम कर रहे होते हैं, इससे बाहर हमें कोई फाइल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम सारा का सारा काम अपने कॉन्स्टेंट, अपने कंपोनेंट सब SRC के फोल्डर में कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक एसेट्स का फोल्डर रखते हैं, या आपने शायद HTML से जावास्क्रिप्ट में देखा होगा कि हम एसेट्स में अपनी इमेजेस, फॉन्ट्स या जो भी इस तरह की थर्ड पार्टी चीज़ें वो हम सारी यहाँ रख रहे होते हैं। रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स के अंदर मेन चीज़ स्ट्रक्चर होती है। एक जूनियर डेवलपर, एक सीनियर डेवलपर में डिफरेंस ये होता है, दोनों का आउटपुट सेम होगा लेकिन कोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसका कोड स्ट्रक्चर बहुत क्लीन, मेंटेनेबल, स्केलेबल होता है कि उसके इतने से प्रोजेक्ट को मैं इतना बड़ा भी कर सकता हूँ, कोई ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज़ नहीं आएंगे। जबकि जूनियर के डेवलपर में क्या होता है, सब एक ही जगह फेंका हुआ होता है, सारा काम कचरा किया होता है कोड में। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत मेंटेनेबल होना चाहिए। यहाँ पे हर एक चीज़ सेपरेट, फाइल स्ट्रक्चर भी नहीं जाए, फाइल 500, 1000, 2000 हो रही है, डजेंट मैटर, क्योंकि इन दी एंड सबने बिल्ड बन के जाना होता है, तो वो सब कंप्रेस हो जाती हैं। फाइल की टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स में हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, पेजेस के अंदर अपने हम पेजेस बनाते हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये डिफरेंट पेज होते हैं। बिहाइंड द सीन तो ये भी कंपोनेंट ही होते हैं, लेकिन इनको हम पेजेस में रखते हैं। अच्छा, ये एक कंपोनेंट की फाइल यहाँ ऐसे बनती है, जो भी कंपोनेंट का नाम होता है। अच्छा, कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है? कंपोनेंट इट्स जस्ट लाइक, आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़े, कंपोनेंट वही चीज़ है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो चीज़ है ये क्या है? जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन है, पढ़ा आपने? ये देख के कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। जावास्क्रिप्ट में हम एरो फंक्शन ऐसे बनाते हैं, जो ES6 में लेटेस्ट अप्रोच आई थी फंक्शन बनाने की। एक तो वो होती है फंक्शन कीवर्ड लिख के बनाते हैं। अब लेटेस्ट अप्रोच ES6 में आई थी हमारे पास इस तरीके से, तो इसी को हम यहाँ पे कंपोनेंट कह रहे होते हैं। कंपोनेंट इज़ नथिंग बट अ सिंपल फंक्शन।
जो रिटर्न कर रहा होता है एक HTML एलिमेंट। कंपोनेंट और फंक्शन में एक डिफरेंस होता है ये मेन, के फंक्शन लाजमी नहीं कुछ रिटर्न करे, वो हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, लेकिन कंपोनेंट में लाजमी है कि ये रिटर्न करता है कुछ ना कुछ HTML, ये कंपोनेंट कहलाता है। इसके कुछ समझ ले कन्वेंशंस होती हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं कि कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और जिस नाम से कंपोनेंट बना रहे हो उसी नाम से आप फाइल नेम भी रखो, वो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अच्छा, तो मैं बता क्या रहा था आपको, कहाँ से बात निकली थी ये? हाँ, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे, ये फंक्शन है ना, मैं तो इसे ये तरीका कंपोनेंट बनाने का ये वाला तरीका आया था रिएक्ट 16.8 के बाद से, जिसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। हुक्स अभी आगे देखेंगे क्या होते हैं, ये फंक्शनल कंपोनेंट इसे कहते हैं कि फंक्शन बेस हम कंपोनेंट बना रहे हैं। लेकिन रिएक्ट 16.8 से जो अगर आपको आपके रिलेटिव्स में या कोई जान पहचान में ऐसे बंदे जो रिएक्ट के पुराने डेवलपर्स हैं, पुराने रिएक्ट पे जो काम करते हैं, आप उनको पूछेगा कि ये तरीका, पहले कंपोनेंट ऐसे नहीं बनते थे, पहले कंपोनेंट्स बनते थे क्लास बेस अप्रोच चलती थी, ऊप चलती थी रिएक्ट के अंदर। उसकी मैं आपको थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट होता था, अगर मुझे कोई कंपोनेंट बनाना है ना तो मैं क्या करता था, लेट्स से यहाँ पे ये वेलकम, समझे, ये वेलकम फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, एक वेलकम नाम का फंक्शन बनाना है मुझे, तो वो ऐसे बनाता था पहले, क्लास वेलकम एक्सटेंड करते थे रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से। ये ऑब्जेक्ट ऊप है बेसिकली, हम पढ़ेंगे इसको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में ऊप नहीं पढ़ा है मैंने, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट में ऊप है ही नहीं प्रॉपर, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए ऊप भी वहाँ पे आधी अधूरी है। तो वो पढ़ने से बेहतर है आप ना पढ़ें, पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट उल्टा ख़राब हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपको तो अच्छे होंगे काफ़ी कॉन्सेप्ट ऊप के। तो हम टाइपस्क्रिप्ट में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में ऊप देखेंगे कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट बनता था पहले 16.8 के बाद से, लेकिन जब 16.8 के बाद से रिएक्ट के वर्जन है उसमें ये डेप्रिशिएट हो गई ये अप्रोच, हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स का दौर आया, तो अब हम इस तरीके से कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक बस आपको दिखाना था कि कंपोनेंट पहले ऐसे बनते थे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नहीं है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है प्रॉपर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उससे आप फ्रंट एंड की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग के सारे, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, अब बन गई है, लेकिन वैसे नहीं थी प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं स्टाइलिंग का इशू। स्टाइलिंग बहुत सिमिलर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टाइलिंग का एक बहुत बड़ा इशू आता है, वो हम ज़रा देखते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाता हूँ चीज़ें सारी, ताकि आपको भी समझ में आए थोड़ा किस तरह क्या चीज़ बनती है, ठीक है। ये सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ जो हमने पहले उसमें काम किया था, ठीक है। ये कंपोनेंट्स में सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सारी फाइल्स वगैरह, या चलें इसको डिफ़ॉल्ट स्टेट पे ले जाते हैं इसकी। सब एम्प्टी कर देते हैं यहाँ से। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, कमांड जो आपको पता है npm create vite add later, उससे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है इतना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग को इस तरह होती है कि आपके यहाँ पे main.js की फाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, आपकी यहाँ पे सिर्फ एक HTML की फाइल होती है पब्लिक के अंदर, बाहर ये HTML की फाइल होती है, इसके अंदर सारा काम हमारा हो रहा था। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये सब मैंने डाले थे, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। बस ये मिनिमल HTML की फ़ाइल होती है, यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल होती है, उसी के ऊपर पूरी एप्लीकेशन चल रही होती है। अगर आपको 50 फंक्शनलिटी बनानी है, मैं नॉर्मल अगर जावास्क्रिप्ट HTML से जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे 50 फंक्शनलिटी बनानी है, मैं 50 HTML के पेज बनाता था वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक ही फाइल होगी और इसको भी हमें कभी छेड़ना नहीं पड़ेगा, इससे हम कोई काम नहीं करेंगे। हम सारा काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स के, रिएक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके रेंडर होती हैं। वो सारा काम कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो आप रिकॉर्डिंग में अगर देख लेना, आप लोग को तो बता चुका हूँ मैं किस तरीके से पूरी कहानी चल रही होती है। ऐसा ही है, कोई मुकर्रिर नहीं हो, हमें नहीं बताया, बता चुका नहीं बता चुका भाई, ज़ोर से बोलते तो ताकि मुझे याद आ जाए। सही है, शुक्र भाई। तो आप देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। वर्चुअल डॉम के गेम्स होते हैं बेसिकली सारे पीछे। अच्छा जी, तो आपको एक मिनिमल है ये दिखता है, हमें अपना सर्वर स्टार्ट किया हुआ है, मगर मैं यहाँ पे आके सर्वर देखूँ तो ये आ गया सिंपल यहाँ पे हेलो, ठीक है। इसको जूम कर देता हूँ।
अच्छा हेलो कैसे आ रहा है भाई, ये ऐप का एक कॉम्पोनेंट होता है हमारा मेन, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, हम उसके अंदर मैंने आपको लिख के आपको दिखा दिया, तो हेलो इस तरीके से आ रहा है जी। अर्जुन पूछो। सही है। अच्छा जी, अब नॉर्मली ना हमारी अच्छी अप्रोच क्या होती है कि हम ऐप के अंदर कभी कोई काम नहीं करते। काम से मुराद अपनी HTML वहाँ नहीं लिखते हम। ऐप के अंदर हम सिंपल कंपोनेंट्स ला के रेंडर करवाते हैं बस। ठीक है। टाइम टू टाइम आपको ना ये स्ट्रक्चर समझ में आता रहेगा जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे ना, जिसके अंदर प्रॉपर कोई वेबसाइट होगी, हेडर होगा, फुटर होगा, पेजेस होंगे बहुत सारे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए हम बस इसको, अभी सिर्फ आपने देखना है काम हो कैसा रहा है, कंपोनेंट कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर की फिक्र नहीं करें अभी कि बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपको टाइम टू टाइम समझ में आता रहेगा। अभी बस आपने ये देखना है कि काम कैसे होता है रिएक्ट में। SRC के अंदर सबसे पहले आगे हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स का। ठीक है। इसके अंदर सिंपल एक फाइल बनेगी। लेट से मुझे बनाना है यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाने, 3 कंपोनेंट बनाता हूँ ABC के नाम से। ठीक है। कंपोनेंट a.jsx। ठीक है। सबसे पहला सेट आपका होता है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। बेसिकली रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, यहाँ से हम एक रिएक्ट नाम का वेरिएबल उठा रहे हैं। ठीक है। अभी इसको फिलहाल हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में करेंगे तो इसको उठा लेते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, कंपोनेंट बनाने में, जो अपने फाइल का नाम रखा है। कंपोनेंट मीन्स फंक्शन, एरो फंक्शन, कॉन्स्ट कंपोनेंट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा। अच्छा, एक इशू क्या होता है, अब मुझे रिटर्न करवाना है कुछ, मैं अगर रिटर्न के नीचे लिखूंगा ना ऐसे करके, रिटर्न लेट से H1, ये देखिए थोड़ा ब्लर हो गया ये, इसका मतलब ये नीचे जाएगा ही नहीं कोड, ये नीचे कोड जाएगा ही नहीं आपका, क्योंकि रिटर्न का मतलब ये इसका स्कोप यहाँ पर है। अब आप बोलोगे ये तो अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब मैसअप हो गया, तो अगर आपको अगर नीचे चाहिए तो आप क्या करो, रिटर्न के बाद ऐसे लगाओ राउंड ब्रैकेट्स, मतलब राउंड का है, कर्ली नहीं का, राउंड ब्रैकेट्स ये लगाओ, यहाँ पे अपना कोड लिख लो। मैंने लिखा लेट से यहाँ पे H1 I am component A। ठीक है। और इस कंपोनेंट को क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमने कर दिया। अब एक्सपोर्ट भी मल्टीपल किस्म के होते हैं, 2 टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं, ये भी आप देख लेना, वीडियोस में बता चुका है। ठीक है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट क्यों किया मैंने एक्सपोर्ट, क्योंकि भाई मुझे एक फाइल में एक कंपोनेंट ही बनाना है, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया। ठीक है। यही पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कंपोनेंट मुझे ये बनाना है। एक न्यू फाइल बनाई, कंपोनेंट b.jsx। ठीक है। इसके अंदर आगे सिंपल ये फाइल यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंपोनेंट b। ठीक है। सेव किया, और ऐसी एक फाइल और बना लेता हूँ मैं, कंपोनेंट c डॉट, विजुअल स्टूडियो कोड से तो फैमिलियर हो गए ना आप, विजुअल स्टूडियो कोड से तो फैमिलियर हो ना। कंपोनेंट c, ठीक है जी। 3 कंपोनेंट मेरे बन चुके हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं कंपोनेंट्स। अब मुझे तीनों को रेंडर करवाना है, कहाँ पे, ऐप के अंदर। ठीक है। हाँ कर सकते हैं वहाँ पर। वेब के लिए ना एंड्रॉयड स्टूडियो स्पेसिफिक रिकमेंड है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिकली, सिर्फ वो और चीज़ों के रिकमेंडेड नहीं है। जबकि विजुअल स्टूडियो जो कोड है ना आपका, वो स्पेशली वेब हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो आपकी, रिएक्ट नेटिव वगैरह उस तरह बना रहे हो, तो वो रिकमेंडेड है। उसकी वजह ये बहुत लाइट होता है। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो करने बैठूंगा ना यहाँ पे, तो सिस्टम तबाह हो जाएगा मेरा, उड़ जाएगा सिस्टम। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, और वेब वगैरह के लिए वो इतना रिकमेंडेड भी नहीं होता। हाइब्रिड है, दोनों हैं। उस वो भी उसके लिए भी नॉर्मली लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं, फ्लटर हो गया या रिएक्ट नेटिव हो गया। नहीं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम अभी रिएक्ट JS पढ़ लें, जो कि वेब से, जिससे आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। आगे जाके मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स है इसी में ही आगे, और वहाँ रिएक्ट नेटिव पढ़ते हैं, जिसमें हम हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। वहाँ जाना है आपको, तो आपने मुझको नहीं बताया। हाँ, तो आप फिर उनसे एक दफ़ा दोबारा पूछ लो
क्योंकि ये तो मुझे उन्होंने बताया, वो तो बताया कि आप रिएक्ट के लिए आए थे, तो वो रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नहीं है वो। हाँ अच्छा, तो वो शायद उन्हें मिसकम्युनिकेशन हो गई, तो आप उनसे जाके पूछ लो। खैर रिएक्ट नेटिव भी यही सिमिलर ही है। किसने करी रिएक्ट नेटिव यहाँ पे अभी तक? रिएक्ट नेटिव करी, किसी ने नहीं करी? अगर आपको रिएक्ट आती है तो रिएक्ट नेटिव मुश्किल से आपको 1 हफ़्ता भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 1 हफ़्ता चाहिए आपको बस। यही है पूरा रिएक्ट ही है, बस वहाँ कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम डिव लेते हैं, वहाँ पे बॉक्स लेते हो आप, ठीक है। इस तरीके से कंपोनेंट्स के नाम चेंज होते हैं, उसके अपने डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट नेटिव के, वो यूज़ करते हो आप। वही है, बैकएंड भी वही है, नोड जेएस का सर्वर होता है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। बस उसकी आपको छोटे मोटे एंड्रॉयड iOS के कंपोनेंट्स हैं, वो आपने देखने का। ये कंपोनेंट लेट से अगर मैं एंड्रॉयड में यहाँ पे क्या होता है, नॉच होती है। iOS के अंदर बहुत नीचे डीपली होता है, iOS में नीचे एक वो होता है, एक वाइट कलर की लाइन आ रही होती है, iOS आईफोन में देखना होता है। तो इस तरह के इसके लिए कंपोनेंट्स होता है स्पेसिफिकली, तो वो थोड़ा बहुत देखना होता है। हमें सेफ एरिया वगैरह लगाते हैं आईफोन के लिए। मतलब इतना छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशन देख के भी आप खुद ही कर सकते हो। रिएक्ट नेटिव को इतनी मुश्किल नहीं, अगर आपको रिएक्ट आती है अच्छी तो। मेन चीज़ रिएक्ट है। अच्छा जी, खैर अपने मूव करते थे चीज़ों के ऊपर। हमने 3 कंपोनेंट्स बना लिए, अब मुझे सिंपल इसको आके कहाँ लेके आना है, ऐप के अंदर लेके आना है, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे आया, सबसे पहले क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने इंपोर्ट कंपोनेंट ए, डायरेक्टली आ गया। इतना शॉर्टकट अभी हम चला सकते हैं, पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर है अभी पूरा लिखो आप स्टार्टिंग में, तो आपको पता लगे कौन सी चीज़ कहाँ से उठ रही है। इंपोर्ट कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी फ्रॉम ./ कंपोनेंट्स और कंपोनेंट बी, ठीक है। इंपोर्ट कंपोनेंट सी, ठीक है। और यहाँ रंडा करवाता है कि कंपोनेंट ए एक सेक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, कंपोनेंट ए। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप ऐसा सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हो और आप वैसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। लेकिन इस चीज़ की नीड है पता है कब होती है, जब आपके बीच में कुछ लिखना हो, जब आप इस तरह करवाते हो। और हमें आगे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि हम बीच में लिखना हो, कैसे क्या ज़रूरत पड़ेगी वो जब हम मतलब जब टॉपिक आएगा तो बताऊँगा, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेल्फ क्लोजिंग बना लेंगे इसको। कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट सी ऐसे करवा ले सिंपल बनाने पे, ठीक है। चेक करते हैं, क्लियर है? कोई सवाल? इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी, ये मैंने टास्क दिया था आपको कल की क्लास में, जो कि 1-2 लोगों ने दिखाया बस मुझे करके। भाई इतना भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर आपका यार, इतना तो एटलीस्ट कर लो ना। अच्छा जी, अब हमारा मेन जो गोल है स्टाइलिंग का है, कि अपने कंपोनेंट में स्टाइल कैसे करना है। स्टाइलिंग करने के रिएक्ट में एक वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। लेट्स से कंपोनेंट ए है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसको स्टाइल करना है, तो हमारे पास रिएक्ट में स्टाइलिंग करने के लिए क्या होता है, एक अच्छा देखें, अगर आप नॉर्मल सीरीज़ की बात करूँ तो सीरीज़ के अंदर कितने तरीके से स्टाइल कर सकते थे आप? 3 तरीके होते थे वहाँ पे। एक आप इनलाइन सीरीज करते थे, एलिमेंट के ऊपर डायरेक्टली आपने दे दिया। एक इंटरनल सीरीज होती थी कि आप स्टाइल का टैग ओपन करके उसमें काम करते थे HTML की फाइल में। एक होती थी एक्सटर्नल सीरीज, कि आप एक अलग से चीज़ की फाइल बनाते थे, उसको फिर इंपोर्ट करते थे या लिंक करवाते थे अपने HTML से। ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसे ही होता है। अगर मुझे इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, जो कि रिकमेंडेड नहीं होती, इनलाइन स्टाइल अच्छा नहीं समझा जाता करना, लेकिन फिर भी आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है करने की, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है। अच्छा एक और बता दूँ, अगर मैं HTML के अंदर इसको क्या बोलता था, इस वर्ड को एट्रीब्यूट बोलते थे। HTML के अंदर अगर हम नॉर्मल HTML की अगर बात करूँ, अगर हमारे पास कोई टैग है, उसकी अगर टैग में ओपनिंग टैग के अंदर अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो वो एट्रीब्यूट कहलाती है। HTML के अंदर ऐसा होता है। उसी एट्रीब्यूट को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप का नाम देते हैं, PROP प्रॉप, ठीक है। आगे इसका एक बिल्कुल डिटेल में टॉपिक आएगा प्रॉप्स क्या होते हैं, लेकिन इसको भी हम प्रॉप कहते हैं, ठीक है। यह असल में प्रॉप
का अलग डिफरेंट टॉपिक है प्रॉप का, लेकिन इसको बस नाम इसका हम प्रॉप कह देते हैं यहाँ पे, कि जो भी ओपनिंग टैग में जो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट उसका नाम प्रॉप है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टाइल का एक प्रॉप पास कर देते हैं या एट्रीब्यूट पास कर देते हैं। ये स्टाइल के अंदर क्या होता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे ऐसे करके। क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसे बनना है, दो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। या इसका एक और अच्छा तरीका क्या क्या होता है, आप बिल्कुल अपने कंपोनेंट, जो आपको पूरा कंपोनेंट है, यहाँ से बाहर आओ, यहाँ पे आके आप लिखो कॉन्स्ट स्टाइल्स। स्टाइल्स का क्या बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। और उस स्टाइल्स को आप क्या करो, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पास कर दो। और इस स्टाइल्स के अंदर अपनी हम सारी स्टाइलिंग करते हैं। लेट्स से मुझे इसका कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे। आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में हम कैसे स्टाइलिंग करते थे, अगर हमारे पास जैसे बैकग्राउंड कलर, तो ये डैश सेपरेट जो चीज़ होती थी वहाँ पे हम कैसे लिखते थे उसको, कैमल केस के अंदर लिखते थे, स्पेस नहीं देते, डैश नहीं देते, कैमल केस यूज़ करते हैं। यहाँ बिल्कुल वैसे ही स्टाइलिंग होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी। कैसे? लेट से मुझे अगर कलर चेंज करना है, बोलूँगा भाई कलर, लेट से इसका कर दो रेड, कॉमा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एक की वैल्यू होती है और कॉमा होता है। ऑब्जेक्ट पता है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स याद है, ऐसे होता है ना, की और वैल्यू। बैकग्राउंड कलर करना है BACK, बैकग्राउंड COLOR, कलर लेट से येलो, सेव किया, पैडिंग, ऑब्जेक्ट में कॉमा नहीं लगा इसलिए एरर दे रहा है, पैडिंग दे दो इसको 10 पिक्सल्स, ठीक है। स्टाइल्स को यहाँ पे मैंने लगा दिया ऊपर। अब चेक करते हैं ज़रा, सही है, हो गया स्टाइल। तो इस तरीके से यहाँ पे होती है इनलाइन स्टाइल। अभी हमने क्या देखा है, इनलाइन स्टाइल देखा है अभी हमने यहाँ पे। अब ये फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका है। तो इनलाइन स्टाइल में ऐसे कर सकता हूँ इसको। अब एक सेकंड तरीका होता है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे इंटरनल नहीं होती, इंटरनल स्टाइलिंग या कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टाइल का टैग लगा के मैं काम करूँ। यहाँ पे इनलाइन होता है और यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटर्नल होता है कि आप डायरेक्टली स्टाइल कर दो। लेकिन एक्सटर्नल में यहाँ पे आता है एक इशू, वो इशू क्या आता है देखते हैं। लेट से मैंने यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर आया, यहाँ पे आके मैंने फोल्डर बनाया एक अदद CSS का, यहाँ मैंने एक फाइल बनाई global.css, ठीक है। मिक्स नहीं होगी, CSS की फाइल को नहीं उठा के ही फेंक दिया, एक अलग फोल्डर बनाओ CSS का, वहाँ पे सारी CSS होगी उसकी। अभी फ़िलहाल यही बना लो, लेकिन इस CSS का एक अच्छा तरीका क्या होता है, अच्छा तरीका ये होता है कि आप SRC के अंदर ना एक फ़ाइल बनती है यहाँ पे बिल्कुल SRC के अंदर, जिसका नाम होता है global.css। वहाँ पे सारी ग्लोबल स्टाइलिंग होती है आपकी, जो ग्लोबल आपको हर जगह चाहिए। अब कुछ कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइलिंग होती है जो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए होती है। उसका क्या अच्छा तरीका होता है कि हम कंपोनेंट की फाइल नहीं बनाते, कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर बनाते हैं। लेट्स से मुझे कंपोनेंट C बनाना है ना, मैं कंपोनेंट C का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर फाइल बनाऊंगा। ये मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा आगे। अभी बस आपने ये फोकस करो कि अभी रिएक्ट को सीखो, बस स्ट्रक्चर की इतनी फिक्र नहीं करो, वो आगे जाके जब हम कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो वहाँ मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताऊँगा क्या होता है। और स्ट्रक्चर हमारा अभी चेंज होता रहेगा, मॉडिफाई होता रहेगा। अभी आपने राउटिंग नहीं पढ़ी, राउटिंग जब आएगी तो बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा आपका रिएक्ट के अंदर। तो स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। अच्छा तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट के नाम का। उस कंपोनेंट के अंदर, उस फोल्डर के अंदर कंपोनेंट की फ़ाइल होती है JSX की, और उसकी CSS की फाइल भी वहीं होती है कंपोनेंट के अंदर ही। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, कंपोनेंट स्पेसिफिक जो स्टाइलिंग है वो कंपोनेंट के फोल्डर में होती है, ग्लोबल बाहर होती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने ये बना दी। तो अब लेट से मैं एक क्लास बनाता हूँ। लेट से यहाँ पे मेन, गौर से देखिएगा ज़रा ये इशू, मेन हेडिंग की मैंने समय क्लास ऐसी कर दो CSS आप, मेन हेडिंग, और मैंने इसको बोला भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो ब्लैक, और कलर कर दो इसका ऑरेंज रेड, ठीक है। अच्छा जी, मैं कंपोनेंट B के अंदर आया, मैंने यहाँ पे अगर मुझे CSS की फाइल जैसे वहाँ भी होता है नॉर्मल HTML के अंदर भी आप यही काम करते थे। अगर आपने CSS की फाइल को यूज़ करना है तो पहले आप क्या करते, उसको लिंक करवाते थे, ऐसा ही था भाई। AC चल रहा नहीं चल रहा है,
भाई यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा जी, वहाँ भी यही करते थे आप, जिस जहाँ आपने सेल्स की फाइल को यूज़ करना है पहले वहाँ पे उसको लिंक करवाते थे। भाई यस और नो? यहाँ भी लिंक करवाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा सेल्स की फाइल कैसे इंपोर्ट होती है? यहाँ पे इंपोर्ट इस तरीके से ./CSS global.css। सही इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है चेक करने का तरीका, या कंट्रोल प्रेस करें और इस पर क्लिक कर दें, अगर फाइल में जा रहे हैं सही तो इसका मतलब हो गई है। अच्छा सवाल है भाई। असल में जितनी भी फाइल्स है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली कंपोनेंट के लिए बना है। फाइल्स को आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, सही है। कोई भी ये सेल्स की फाइल है, कल को कोई और फाइल आ रही है तो उससे फाइल को मुझे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता मैं। फाइल को, फाइल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मैं फाइल्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती हैं। कंपोनेंट्स के अंदर भी मैं कंपोनेंट की फाइल को एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं कंपोनेंट की फाइल में जो कंपोनेंट बना हुआ है ना उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो फाइल्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम, फाइल्स तो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मुझे कंपोनेंट बी के अंदर यूज़ करना है तो मैंने इसको यहाँ पे किया इंपोर्ट, ठीक है। अगर आप देखिएगा गौर से, और कहाँ गई फाइल, ये रही। और ये मेन हेडिंग जो क्लास है स्टाइलिंग की, इसको मैंने सिंपल कॉपी किया, और ये H1 है यहाँ पे, इसको सिंपल अच्छा यहाँ पे अगर आपने क्लास देनी है, यहाँ पे क्लास नहीं होता, क्लास की जगह होता है क्लास नेम। क्या होता है? क्लास नेम। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अभी और आगे। क्लास नेम होता है यहाँ पे, काम वही क्लास वाला करता है पर नाम चेंज है। मैंने यहाँ पे क्लास दे दी इसको, मेन हेडिंग। स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी भाई, होनी चाहिए। सिंपल क्लास दे दी, उस क्लास को यहाँ डिज़ाइन कर दिया, आगे चेक करते हैं। हो गई स्टाइलिंग अप्लाई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और ये कलर रेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं इसको कमेंट कर दूँ या खुले रहने दूँ? खुले रहने देना, चलो। कोई सवाल इसके अंदर भाई, किस तरीके से एक्सटर्नल सीएस अप्लाई हुई है? कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे, भाई एक क्लास में मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ। तो मैंने ये जो क्लास यहाँ पे कंपोनेंट बी में हेडिंग को दी है, मैंने वही क्लास कंपोनेंट सी के अंदर भी H1 को दे दी, लेकिन मैंने फाइल इंपोर्ट नहीं करी थी इसकी। यहाँ पे मैंने फाइल इंपोर्ट नहीं करी, फाइल सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगी हुई है? बी में। लेकिन हुआ क्या? अप्लाई हो गई भाई। क्यों हो गई अप्लाई? अप्लाई होनी चाहिए थी वैसे आपके ख्याल में? नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई जब इंपोर्ट ही नहीं किया है मैंने इस फाइल को यहाँ पे, तो ये आ कैसे रहा है यहाँ पे? ये रिएक्ट में एक इशू है जिसको कहते हैं कि स्टाइलिंग, रिएक्ट के अंदर ना स्टाइलिंग स्कोप नहीं है। नॉर्मल अगर मैं HTML से जावा से बात करूँ तो स्टाइलिंग का स्कोप होता है उस फाइल के अंदर जिस फाइल में उसको इंपोर्ट किया है, जबकि यहाँ पे स्कोप नहीं है कोई। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे स्कोप नहीं है स्टाइलिंग। तो अब ये मसला है नहीं है भाई? मसला तो है। अगर मेरी क्लासेस के नाम सेम होगा तो मेरी क्लासेस की तो अब स्टाइलिंग वहाँ अप्लाई हो जाएगी जहाँ अप्लाई करना चाह नहीं रहा। तो अब इसको फिक्स करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तरीका जो कि रिकमेंडेड होता है कि भाई आप क्लासेस के नाम डिफरेंट कर दो, ये अगर आपको सेम रखने भी हैं तो आप क्या करो, उनको कोई यूनिक पेरेंट दे दो। सही है, उनको आप एक यूनिक पेरेंट, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ यूनिक पेरेंट का मतलब? या नहीं आ रहा है किसी को समझ में? मैं करके दिखा दूंगा वरना। भाई आप क्या करो, ये H1 अगर आप चारों कंपोनेंट सी में अप्लाई ना हो, आप क्या करो, इसको यहाँ पे कंपोनेंट बी में अप्लाई हो, उसके आप ये चारों, आप क्या करो, इसको H1 को सिंपल यहाँ एक डिफ दो पहले, और डिफ के अंदर बना दो, और डिफ को बोल दो लेट से क्लास में लेट से कोई कंटेनर क्लास दे दो। और अब यहाँ पे आप सीएस के अंदर जाके बोलो कि भाई सारी मेन हेडिंग को नहीं करना तुमने स्टाइल, इस कंटेनर के अंदर जो मेन हेडिंग है उसको करना है बस। देखिए आप कंपोनेंट सी में क्लास लिखी हुई, लेकिन कंपोनेंट सी में स्टाइलिंग नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर पकड़ा है सेलेक्टर को। तो एक तरीका तो ये यहाँ पे कि आप क्लास के नाम अगर डिफरेंट नहीं करना चाह रहे तो डिफरेंट पेरेंट्स कर दो। पहला तरीका ये है कि क्लास का नाम हर क्लास का नाम डिफरेंट रखो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम क्लास का नाम यूजुअली सेम रख रहे होते हैं ताकि उनको हम रीयूजेबल रख सकें, डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकें। तो दूसरा तरीका भाई जो कि रिकमेंडेड होता है कि आप क्या करो, हर एक को एक डिफरेंट पेरेंट दे दो। तीसरा तरीका भी होता है यहाँ पे कि आप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लो इस काम करने के लिए। नॉर्मली आपने सुना होगा स्टाइल कंपोनेंट्स एक लाइब्रेरी होती है, ये अक्सर लोग इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होते हैं
कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए, स्टाइल कंपोनेंट। इसका सिंबल मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, इसमें सिंबल क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में आओ, इस तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग होती है। स्टाइल डॉट h1 करके आप चीज़ों को स्टाइल करते हो, और फिर अपना जो आपका टाइटल है इस तरीके से, इसको आप एक कंपोनेंट बना के यूज़ कर रहे होते हो। इस तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग हो रही होती है। लेकिन भाई मैं ये रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सिर्फ एक स्टाइलिंग के लिए मैं पूरी की पूरी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूँ। ये लाइब्रेरी मैं इंस्टॉल करूँगा, याद रखिए जो भी तब इंस्टॉल करते हैं ना, npm इंस्टॉल दिस, npm इंस्टॉल दिस हम आगे करेंगे अभी, ये हमारी प्रोजेक्ट के अंदर एक वेटेज लगता है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो कि हमारी अभी तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी एप्लीकेशन कोई इतनी बड़ी है नहीं। अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हैं या किसी कोई प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से। तो भाई सिर्फ एक स्टाइलिंग के चक्कर में मैं पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँ, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो भाई क्या तरीका है इसका, एक और तरीका होता है जो बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन क्या होता है, हम CSS मॉड्यूल्स यूज़ करें। क्या यूज़ करें, अब भाई ये कौन सी बनाई भला है, हम क्या करें, ग्लोबल डॉट CSS फाइल है ना मेरी, मैं फाइल को ऐसे नहीं बनाऊंगा। जरा ये गौर से देखिएगा तरीका। इसका भी थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन वैसा नुकसान नहीं है। नुकसान इसका आता है डीबगिंग के अंदर। वो क्या आता है नुकसान, मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन बेस्ट वे वही है, आप डिफरेंट पैरेंट दो और फिर स्टाइलिंग करो। लेकिन ये तरीका भी अक्सर आपको देखने को मिलेगा यूज़ करने में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मैं आपको दिखाता हूँ क्या, लेकिन पहले इसका फ़ायदा देख लो। पहले फ़ायदा दिखा रहे हैं, फिर नुकसान देखते हैं। आप ग्लोबल डॉट CSS के नाम से फाइल नहीं बनाओगे, फिर आप क्या बनाओगे, ग्लोबल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। क्या बनाओगे फाइल, ग्लोबल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, ये आपने सिंपल फाइल बनाई यहाँ पे, और नॉर्मल जैसे आप CSS लिखते हो वैसे आप CSS लिखोगे, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं वही डिफ़ॉल्ट कर दूँ चीज़ों को ना, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर दूँ, ये हटा दूँ कंटेनर यहाँ से, ताकि डिफरेंस तो देख सकें हम कि स्टाइलिंग अप्लाई दोनों पे हो रही है, एक पे हो रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को जो इंपोर्ट करने का तरीका है ना हमारा, वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसे फाइल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम अब ये मैं एक दफ़ा देख लूँ कि ये डिफ़ॉल्ट होती है या क्या होती है। सही है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, या तो कुछ लोग क्लासेस लिख रहे होते हैं, या कुछ लोग लिख रहे होते हैं ऐसे करके स्टाइल्स। इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं फाइल को। और यूज़ कैसे करते हैं, आपने जो क्लास का नाम लिखा हुआ है ना, मैंने क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है अपनी, ये लिखा हुआ है, मेन हेडिंग लिखा हुआ है। तो अब यूज़ कैसे करोगे, आप इसको आप यहाँ पे आओगे, क्लास ऐसे नहीं दोगे, क्लास क्लास कैसे दोगे, जो आपने स्टाइल उठाए यहाँ से, स्टाइल्स डॉट और अपनी क्लास का नाम, मेन हेडिंग। आई थिंक ऐसे होगा, ये चेक कर लेते हैं। इस तरह देंगे हम कैमल केस के अंदर, चेक करते हैं कि सिर्फ बी पे आ रहा है या सी पे भी आ रहा है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, CSS की फाइल में जो आपने स्टाइलिंग अरे रुको भाई, सबर तो करो। डरा दिया मतलब, पता नहीं क्या हो गया, कौन सी गुस्ताखी हो गई मुझसे। बी पे नहीं आया ना अभी, एक मैं एक चीज़ देख लूँ ज़रा। यार ऐसा ही होता था, एक मिनट, इतना ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं है इसलिए मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक
इसको हम फिर शायद ऐसे यूज़ करते थे। 2 मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे। देखें, सपोज करें मेरे पास क्लास अभी ये बनी हुई है, हेडिंग के नाम से बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए। ये तो हमें देखें क्लास मैंने क्या बनाई हुई है, सिंपल हेडिंग के नाम से, ठीक है। अब अगर मुझे उसको कंपोनेंट बी में यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर CSS मॉड्यूल्स की फाइल बनी हुई है, डॉट CSS नहीं, अगर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS बनी हुई है, अगर आप CSS मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सिंपल इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम करके उठाओगे, या आप नाम कुछ भी दे सकते हो, स्टाइल दे दो, क्लासेस दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तुम यहाँ आ जाओ, आगे खाली जगह खाली, आगे आ जाओ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टाइल्स का नाम, फिर डॉट प्रेस करके जो आपकी क्लास का नाम है ना वो लिख दो। अब मसला क्या आता है, जो कि अभी आ रहा था, लेट्स से मेरे पास एक सिंगल क्लास का नाम है, मतलब डैश वैश नहीं है बीच में, तो ये तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, स्टाइल्स डॉट हेडिंग, सिंपल लिखा मैंने, सेव किया, देखें सिर्फ बी पे आया, सी पे नहीं आया। जबकि यही सेम क्लास, हेडिंग की क्लास अगर मैं यहाँ भी दे दूँ, सेम क्लास है ना, नहीं आएगा। अब स्टाइलिंग स्कोप हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर लेट से भाई एक सिंगल नहीं है, इस तरीके से जैसे बेबी था मेरा यहाँ पे मेन हेडिंग है, तो अब क्योंकि इसमें डैश आ गया ना, तो डैश हम ऐसे यहाँ लिख नहीं सकते, इस तरीके से मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मेन ऐसे नहीं लिख सकता, मैं एरर दे देगा मुझे। तो आपको पता है यहाँ पे डैश वगैरह अलाउ नहीं होता, कैमिल केस लगता है, लेकिन कैमिल केस में तो मेरी स्टाइलिंग वहाँ पे है ही नहीं। तो अगर आपको याद हो, ये रिएक्ट की चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जब हम एक्सेस 2 तरीकों से कर सकते थे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके जाते थे उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये करते थे एक एरे के ब्रैकेट लगाते थे, याद है भाई। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेट करवा चुका हूँ भाई सब, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एक नेम की प्रॉपर्टी है, लेट से हेलो। अब देखो इसको एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ obj डॉट नेम, ये भी कर सकता हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं डॉट नहीं लगाऊँ यहाँ पे, एरे ब्रैकेट लगाऊँ और इसको स्ट्रिंग कर दूँ, ऐसे भी आ जाएगा। ये याद होगा आपको, करवाया था ये ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वही काम हम यहाँ करेंगे किस केस के अंदर, जब अगर डैश है क्लास के बीच में, तो हम डॉट के बजाय क्या करेंगे, एरे के ब्रैकेट्स लगाएंगे और स्ट्रिंग दे देंगे उसको, ठीक है। तो अब इस तरीके से स्टाइलिंग स्कोप हो गई है। तो CSS मॉड्यूल्स का ये फ़ायदा है, क्लास के नाम भले सेम हो, आपकी स्टाइलिंग सिर्फ उसी फाइल में रहेगी जिस फाइल में आपने इंपोर्ट किए CSS। ये यूज़ करते हैं लोग अभी भी, कोई मसला, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक क्या आता है, लेट से मुझे इस फाइल के अंदर कुछ डीबग करना है, CSS का कोई मसला आ गया, मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, इधर आऊँगा, तो इसके ना यहाँ पे स्टाइलिंग आ रही है, मेरे पास आ रही है, अरे इसमें डीबग करना है मुझे, इसके अंदर जाएँ, मैंने क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, मेन हेडिंग, और उसी मेन हेडिंग की स्टाइलिंग भी लग रही है यहाँ पे। लेकिन इस क्लास को ज़रा यहाँ देखते हैं स्पेक के अंदर, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है ये डेवलपर टूल्स, ये क्लास का नाम कैसा अजीब सा आ रहा है, अंडरस्कोर मेन हेडिंग 2531, मैंने दिया हुआ ये नाम, ये नहीं दिया हुआ, और ये नाम हर दफ़ा चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं है नाम, ये हर दफ़ा चेंज होता रहेगा, यूनिक आईडी है ये जो पीछे बैकएंड से आ रही है। तो ये थोड़ा सा मसला आता है यहाँ पे, एक स्टाइलिंग को हम डीबग करना मुश्किल होता है हमारे लिए, वैसे कोई मसला नहीं है, एज अ डेवलपर अगर हमें डीबग करना पड़ जाएगा स्टाइलिंग को तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्लास के नाम बड़ा, ये तो बहुत अच्छा नाम आ रहा है मेरे यहाँ पे मेन हेडिंग, ये अजीब सा नाम आता है कोई, तो अगर आपको कोई डीबग करना पड़ता है तो नॉर्मली हम स्पेक टूल यूज़ करते हो ना डीबग करने के लिए CSS को, हम नॉर्मली ये यूज़ करते हैं, हम कोड नहीं देखते, हम स्पेक यूज़ करते हैं डीबगिंग के लिए, तो हमें जब मसला आता है। लेकिन वैसे ऐसा कोई मसला नहीं है, लोग अभी भी यूज़ करते हैं, ये आप भी करें, इसका फ़ायदा है कि हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी पड़ रही है, बिल्ट इन है, CSS मॉड्यूल्स हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर डायरेक्टली, इसकी सपोर्ट है। सर अगर पैरेंट यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे बेस्ट अप्रोच वही है कि आप एक यूनिक पैरेंट दो और उससे स्टाइलिंग करो, वो बेस्ट अप्रोच है, ये भी बुरी नहीं है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट है। स्टाइल कंपोनेंट्स भाई नहीं चाहिए कभी भी,
लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बिला वजह क्यों एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, जब नॉर्मल तरीका है विदाउट लाइब्रेरी आप यूज़ करें। सही है? कोई सवाल इसके अंदर, कोई क्वेश्चन? स्टाइलिंग क्लियर हो गई कैसे होती है? अच्छा जी, स्टेट्स के लिए हमें देखने पड़ेंगे इवेंट्स। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा इवेंट्स के ऊपर। आपने इवेंट्स पढ़े होंगे, जावास्क्रिप्ट में ही पढ़े होंगे, पढ़े इवेंट जावास्क्रिप्ट में? भाई क्लिक इवेंट पढ़ा है आपने, सबमिट पढ़ा है, 10-20 इवेंट आपने पढ़े होंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे इवेंट्स पढ़े हैं। वही सारे इवेंट जो वहाँ पे होते हैं वही सारे इवेंट्स यहाँ पे भी होते हैं, बस फ़र्क ये है कि लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? वहाँ पे इवेंट कैसे लगाते थे? जावास्क्रिप्ट में लगाते थे, लिसनर विंडो डॉट ऐड इवेंट, जो भी आप इवेंट लिसनर अटैच करते थे उसके साथ एक, फिर आप वहाँ पे इवेंट फायर करते थे। यहाँ पे इवेंट HTML के अंदर ही लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे वैसे जावास्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहे ना, जैसे आप .js की फाइल बना के लिखते थे, यहाँ तो आप JSX लिख रहे हो डायरेक्ट, तो यहाँ पे इवेंट्स HTML के अंदर ही लग रहे होते हैं। ठीक है? एक इवेंट तो बहुत नॉर्मली हमने देखा क्लिक इवेंट, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? अब देखिए HTML पे हम काम करते थे ऑन क्लिक, जावास्क्रिप्ट एडवांस हुई, उन्होंने बोला भाई HTML वाले इवेंट्स को हटाओ, ये पुरानी अप्रोच है, जावास्क्रिप्ट में इवेंट लगाओ। फिर जावास्क्रिप्ट और एडवांस हुई तो उन्होंने बोला भाई पहले वाले तरीके पे आ जाओ जो पहले यूज़ कर रहे थे, तो अब दोबारा घूम के वहीं आ गया HTML पे। हम पहले HTML में ऐसे काम करते थे ऑन क्लिक वगैरह, बस एक डिफरेंस क्या किया उन्होंने, C बड़ा कर दिया। ऑन क्लिक पहले वहाँ पे सारा लोअर केस में होता था, अब उन्होंने बोले कुछ चेंज तो करना है ना भाई, तो उन्होंने C बड़ा कर दिया, तो ये एक चेंज आया उन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इवेंट्स देखते हैं। आज हमने स्टाइलिंग देख लिया, अब इवेंट्स देखते हैं। इवेंट्स के लिए मैं कॉम्पोनेंट ए के अंदर आ जाता हूँ। सिंपल, ये मेरा एक H1 है, यहाँ पे आके लेट से हम एक बटन बनाते हैं। एक इशू बार बार आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं जान पूछ के नहीं बता रहा, आगे आगे टॉपिक है एक, ठीक है, उसमें देखेंगे इसको। एक काम करते हैं, इसको अभी देख लेते हैं क्योंकि टाइम वैसे ही हमारा शॉर्ट है। प्रॉब्स हम नेक्स्ट, स्टेट इवेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा देखिए, JSX के जैसे डिफरेंट ना रूल्स हैं JSX के, जैसे वहाँ पे हम क्लास भी लिख सकते, क्लास नेम लिखोगे, ठीक है, और ऐसे भी आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स से यहाँ पे आपको याद होगा, आप अगर कोई नॉर्मल HTML फॉर्म बनाते थे, वहाँ पे आप लिखते थे फॉर का कीवर्ड, फॉर और ID यूज़ करते थे वहाँ पे आप। यहाँ फॉर नहीं होता, यहाँ पे HTML फॉर होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो कि थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे ही JSX का यहाँ पे एक रूल है। वो रूल क्या है कि आप एक वक्त में एक ही चीज़ रिटर्न कर सकते हो। क्या मतलब? मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा हूँ अभी? H1, एक सिंगल चीज रिटर्न हो रही है ना। मैं अगर यहाँ कोई और चीज़ लिखने जाऊँगा, लेट से मैं यहाँ पे कोई H2 लिखता हूँ, I am H2, ये देखिए क्या दे रहा है मुझे? एरर दे रहा है। आप क्या लिखा हुआ है? JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट, एक पेरेंट होगा। तो उसके लिए आप क्या करते थे भाई? आप बोलोगे अच्छा भाई इसको आप कट करोगे और एक डिव में रख दोगे, ऐसे करके। अब कितनी देर रिटर्न हो रही हैं? देखें, रिटर्न कितनी चीज़ें हो रही हैं उसकी पहचान ये है कि रिटर्न के बाद जो पहला सेलेक्टर है ना वो गिन लो कितना। रिटर्न के बाद कितना सेलेक्टर लिखे हैं? एक। इसको देख के दो नहीं बोले आप, ये रिटर्न थोड़ी हो रहा, रिटर्न तो क्या हो रहा है? ये डिव हो रहा है रिटर्न। हाँ, अगर मैं ऐसे करूँगा, अब दो रिटर्न हो रहे हैं, एक ये और एक ये। तो रिटर्न अगर आपने चेक करना है कितने हो रहे हैं, रिटर्न का जो कीवर्ड है उसके बाद कितने सेलेक्टर आ रहे हैं वो गिन लें, एक ही आ रहा है यहाँ पे। तो इसका नुकसान मतलब मैंने एक क्या उसको एक पेरेंट डिव दे दिया, मसला हल हो गया, मैंने एक रिटर्न हो रहा है एक वक्त में, इसमें कोई इशू नहीं है, टोटली फाइन। अच्छा, ये कंपोनेंट ए हो गया यहाँ पे, ठीक है। फर्ज करें यही सेम काम मुझे कंपोनेंट बी में भी करना है, तो यहाँ पे भी मसला आएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा डिव दे दूंगा, कोई मसला नहीं है भाई, एक सिंगल रिटर्न हो रहा है। यही काम मुझे सी के अंदर भी करना है, तो यहाँ भी क्या करूँगा भाई, मसला आया, क्या करूँगा, एक डिव दे दिया, काम हो गया मेरा, इसमें कोई इशू नहीं है। चेक करते हैं भाई कोई आउटपुट में कोई फ़र्क आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है। ये होता है JSX का एक रूल है,
कि भाई एक वक्त में एक चीज़ रिटर्न करोगे। अब भाई एक वक्त में एक चीज़ रिटर्न करने के लिए क्या करूँगा, मेरे पास 10 चीज़ें हैं, तो मैं करूँगा 10 को एक पेरेंट डिव दूंगा, उस 10 के अंदर रखूँगा डिव में, वो रिटर्न करवा दूंगा। इसका वैसे कोई इशू नहीं है। इसका इशू पता लगता है जब आपका डॉम साइज बड़ा होता है, मतलब आप कोई बड़ी HTML लिख रहे हो। अभी तो मेरे पास 2-3 कंपोनेंट्स है ना, सपोज करें ये क्या हो गया भाई, मुझे ये कंपोनेंट्स ऐप के अंदर ऐसे रिटर्न करवाने के बजाय क्या करना है, एक दूसरे के अंदर रिटर्न करवाने। कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए के अंदर मुझे क्या करना है, ऐसे बी रिटर्न करवाना है यहाँ पे। तो मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कंपोनेंट बी, ठीक है, सही है। और अब इस कंपोनेंट बी के अंदर मुझे क्या करवाना है, कंपोनेंट सी रिटर्न करवाना है, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, सही है। अली भाई बोल रहे कैसे सारे उल्टे पुल्टे इंपोर्ट्स कर रहे हैं। ये पढ़े हुए हैं सारे टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा भूल भूल गए। हम लोग को एक शॉर्टकट बताया था मैंने, ये वाला पहले अप्रोच आप लोग बताइए ना। वो तो बताया था इसमें। आप लोग सारा सब लग अभी हम आगे करेंगे, एक शॉर्टकट देखेंगे कि हम सिर्फ 2-3 की प्रेस करेंगे। पूरा ये स्ट्रक्चर जो मैंने पूरा लिखा है मैंने बैठ के पूरा, ये 2-3 की प्रेस करिए, खुद ही हर चीज़ें इंपोर्ट, खुद ही एक्सपोर्ट सब हो जाएगा, खुद ही पूरा कंपोनेंट बन के आ जाएगा, मुझे कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मैं वो बता नहीं रहा, आगे बताऊंगा। अभी आपने बस लिखना है चीज़, इसलिए मैं खुद भी यूज़ नहीं कर रहा। अभी मुझे बड़ी उलझन आ रही है पूरा लिखने में, ये मेरी जान निकल रही है अंदर से लिखने में, लेकिन वो लिखना पड़ रहा है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं बहुत शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, कहीं मुझे लिखना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि आप लोग की आदत ख़राब हो जाएगी अभी अगर शॉर्टकट्स पे आ गए। आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट करेंगे ना, उसके बाद शॉर्टकट्स पे आ जाएंगे, ठीक है जी। मैंने सेव कर दिया। आउटपुट पे अब वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई एक दूसरे के अंदर तो मैंने कॉल किया है, लेकिन अब देखें इशू क्या है। अब ज़रा आप डॉम को देखें जाके, ज़रा कोड रेंडर कैसे हुआ वो देखें, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले मेरी कहानी स्टार्ट हुई सेक्शन से, जो सेक्शन मैंने कहाँ दिया हुआ है, ये ऐप के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है, कंपोनेंट ए आ रहा है, तो ये सेक्शन है, इसके अंदर आ रहा है एक आ रहा है डिफ, ठीक है। वो डिफ के अंदर सिंपल यहाँ पे उसका कोड आया, फिर एक और डिव आया यहाँ पे कि किसका डिव है, कंपोनेंट बी का डिव है ये। फिर कंपोनेंट बी के अंदर एक और डिव आया यहाँ पे, किसका डिव है। तो ये जो डिव आ रहे हैं इसका कोई यूज़ केस है यहाँ पे, मतलब कोई ख़ास यूज़ केस है जिसकी वजह से डिव लगाया मैंने, नहीं है कोई यूज़ केस। बिना वजह डिव आया ना ये। इससे क्या हो रहा है, अभी तो मेरे 3 कंपोनेंट्स थे, सपोज करें कहीं 300 कंपोनेंट्स होते हैं या 3000 कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसा होता है रियल लाइफ में भी 3000 कंपोनेंट्स होते हैं, तो बिना वजह डॉम का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, ये हो रहा है, इससे आपकी एप्लीकेशन स्लो होती है। तो फिर हल क्या है इसका, रिएक्ट में एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है फ्रेगमेंट। क्या होता है, अब ये मिलती कहाँ से आपको, ये जो हम उठाते हैं ऐसे रिएक्ट इस तरह करके, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हमें यहाँ से मिलती है। ये रिएक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी, बहुत सारे मेथड्स पड़े हुए या फंक्शंस पड़े हुए। ये डिव यूज़ करने के बजाय क्या यूज़ कर लेंगे हम, रिएक्ट, ये जो हमने उठाया ऊपर से रिएक्ट ज़रा देख लें पहले, उसके बाद लिखिएगा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, हम ये यूज़ कर लें यहाँ पर। यही सेम काम मैं कंपोनेंट बी के अंदर भी करता हूँ। रिएक्ट उठाया वो, अच्छा ये रिएक्ट कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये रिएक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, समझ लें ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है रिएक्ट की लाइब्रेरी से, मेरे पास रिएक्ट की लाइब्रेरी से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर सारी इसकी फंक्शनलिटीज़ पड़ी हुई हैं, या आप यूँ कह लें फंक्शंस पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स के जो फंक्शन होते हैं। फ्रेगमेंट, ठीक है। अब ज़रा डॉम को देखें गौर से, ये सेक्शन आया, कोई डिव नहीं आया, डायरेक्टली H1 आ गया, कोई डिव दिख रहा है आपको यहाँ पे, हालांकि मैंने अलग अलग डिव ही बनाया है, लेकिन डिव दिख नहीं रहे। रिएक्ट ने बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही एफिशिएंटली उसको रिमूव कर दिया डॉम से, ताकि डॉम का साइज बिला वजह इंक्रीज ना हो। तो ये एक फ़ायदा होता है रिएक्ट फ्रेगमेंट का। ये आगे था, आगे देकर पढ़ाना था मुझे, लेकिन अभी मैंने पढ़ा दिया, ये टॉपिक आगे तो मैंने बता दिया, इसलिए ये आगे टॉपिक है इसका वैसे, ठीक है। इससे स्लो नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ डिव आ ही नहीं रहे। डिव दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कोई, जो पहले आ रहे थे, तो डिव ही नहीं आ रहे ना। हमारा असल मकसद है डिव नहीं दिखाने का, उसको छोड़े फाइल कुछ भी बन रही है, ये होता है असल। डिव नहीं डालेंगे, डिव अगर मैं एक कंपोनेंट है मेरा, तो मेरे पास डिव कितने, एक है,
अगर मेरे पास 1,00,000 कंपोनेंट्स हो गए, डिफ कितने हो गए 1,00,000, तो 1,00,000 डिफ अगर तुम एक्स्ट्रा बनाओगे तो एप्लीकेशन स्लो नहीं होगी। अभी नहीं देखो इसको, अभी 3-4 कंपोनेंट्स में नहीं देखो, क्लियर है। अच्छा भाई अब कुछ लोग जो बहुत सुस्त हैं बोल रहे हैं भाई इतना लंबा लिखने में तो हाथ टूट जाएंगे मेरी जान निकलेंगे, इतना लंबा लिखा नहीं आएगा। उसके लिए भी तरीका रिएक्ट ने दिया है। रिएक्ट कह रहा है भाई आपको नहीं यूज़ करना, ये मत करो, आप क्या करो बस ये लगा लो, इतनी तौफीक कर लो, ये एंगल ब्रैकेट्स लगा लो बस। मैंने कहा भाई अच्छा भाई मुझे लिखने में जान निकल ली है सब कुछ, मैंने सिर्फ एंगल ब्रैकेट्स लगा दिए, ये पूरा हटा दिया यहाँ से, मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। ये भी फ्रैगमेंट है, ये भी क्या है, आप फ्रैगमेंट यूज़ करो या सिर्फ एंगल ब्रैकेट्स लगा लो, एक ही बात है। तो हम नॉर्मली ये यूज़ करते हैं क्योंकि भाई सारे डेवलपर काहिल होते हैं, लिखने में सबकी जान निकल रही होती है, तो हम ये यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स। सही है, तो इसको भी क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रैगमेंट क्या होता है, क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे फ्रैगमेंट को? नहीं, डिफ को रिमूव तो नहीं करता। आप ये बोलोगे रिएक्ट फ्रैगमेंट का काम क्या होता है, हम JSX की एक लिमिटेशन होती है कि वो एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ रिटर्न करवा कहता करो। अब उसके लिए अगर मेरे पास अननेसेसरी बहुत सारे डिफ्स आ जाते हैं तो उन अननेसेसरी कोड को हटाने के लिए मैं फ्रैगमेंट यूज़ करता हूँ। क्लियर है, कोई सवाल? तो आज की तक रखते हैं क्लास हम, ठीक है। बाकी आप लोग सिस्टम में मूव करें, जो आज की चीज़ें पढ़ी हैं वो मुझे करके दिखानी है। कंपोनेंट्स बनाएं, उनको स्टाइल करें, नॉर्मल तरीके से भी करें, CSS मॉड्यूल यूज़ करके भी करें, और फ्रैगमेंट्स को यूज़ करके दिखाएं कंपोनेंट्स के अंदर।